नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तीन विरासत जो इस देश की है, जिसको ये देश कभी भुला नहीं सकता, भुलाना नहीं चाहिए। ऐतिहासिक बात है, लेकिन बात है 31 अक्टूबर की। आज हम उसके पूर्व संध्या पर बात कर रहे हैं। तो आज 30 अक्टूबर है, लेकिन 31 अक्टूबर को ये तीन जो ऐतिहासिक अद्भुत जो ये शख्सियत थी, विरासत जो हमारे सामने है, उसकी हम बात करेंगे। अ, एक ऐसी तिथि जो भारत के इतिहास में तीन अद्भुत दिशाएं दिखाती है: विचार के आचार्य, एकता के निर्माता और बलिदान की प्रतिमूर्ति आचार्य नरेंद्र देव, वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा गांधी। तीनों को कल याद किया जाएगा, क्योंकि आचार्य नरेंद्र देव जी की जन्मदिन है, वल्लभ भाई पटेल का भी जन्मदिन है, और हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की शहादत दिवस भी है कल। और तीनों देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम करके गए हैं। मैं पहले तो इनकी एकता के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करना चाहूँगा, जो जिन्होंने मतलब भारतीय एकता के मूर्त प्रतीक हैं। 31 अक्टूबर 1975 को इनका जन्म हुआ था, और ये ये लौह पुरुष ही नहीं थे, नैतिक बल वाले इंसान थे। और इन्होंने खेड़ा आंदोलन भी किया था, मतलब किसानों के आंदोलन किए, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, और बड़ी शख्सियत थी। गांधी जी के बहुत विश्वास पात्र थे। और और 30 जनवरी 1948 को जब महात्मा गांधी की हत्या हुई, उसके 2 महीने बाद आरएसएस पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। ये बात इसलिए ज़रूरी है कहना कि आज जो उनकी विरासत को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके वो बिल्कुल खिलाफ थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री थे। उन्होंने गांधी जी की हत्या को लेकर गंभीर चिंता पीड़ा व्यक्त की। 4 फरवरी 1948 को गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक पर प्रतिबंध लगाया। प्रतिबंध लगाने का कारण गृह मंत्रालय के आदेश में स्पष्ट लिखा था, गांधी जी की हत्या के बाद देश के विभिन्न भागों में आरएसएस के सदस्यों द्वारा हिंसा, हत्या और अव्यवस्था फैलाने की घटनाएं हुई। संगठन देश के वैधानिक शासन और संविधान के प्रति अस्थिरता पैदा कर रहा है। सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध सिर्फ गुस्से में नहीं, बल्कि देश की सांप्रदायिक हिंसा, नफरत फैलाने की भूमिका के आधार पर लगाया। सरदार पटेल के ने एक ऐतिहासिक पत्र लिखा गोलवलकर को, और जो गोलवलकर मतलब गुरुजी थे, दूसरे संचालक इसके आरएसएस के, लिखते हैं, आपका संगठन हिंदुओं में उग्रता और असहिष्णुता फैला रहा है। गांधी जी की हत्या का परिणाम इसी माहौल से उपजा है। पटेल ने यह भी लिखा कि भले ही संगठन प्रत्यक्ष रूप से हत्या में शामिल न हो, पर उसकी विचारधारा ऐसा वातावरण अवश्य बनाया जिसमें ये जघन्य अपराध संभव हुआ। ये बात इसलिए कही कि उन्होंने आरएसएस वालों ने कहा कि नाथूराम गोडसे तो हमारा सदस्य ही नहीं थे, लेकिन बाद में
ये भी प्रूव हुआ, बल्कि गोपाल गोडसे ने बयान दिया कि हम आरएसएस में जाते थे, आरएसएस का हमारा संबंध था। और पटेल ने एक सभा में कहा था, गांधी जी इस देश के नैतिक आधार थे, उनके न रहने से हमने एक युग खो दिया। जो संगठन उनके सिद्धांतों के खिलाफ घृणा फैला रहे थे, वे राष्ट्रहित के शत्रु हैं। दूसरा वाकया जो है, वो मैं दूसरे उनकी बात करना चाहूँगा। पहले आचार्य नरेंद्र देव की। आचार्य नरेंद्र देव 31 अक्टूबर को ही उनका जन्मदिन है। वो यूपी में मेरठ के पास एक गांव, उसमें उनका वो हुआ। जन्मदिन मतलब उनका जन्म हुआ। और वो पहले वकील रहे, बाद में उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। स्वतंत्रता आंदोलन में और 1934 में पटना में जो सभा हुई थी समाजवादियों को कि इस्लामिया उस हॉल में, उसमें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। और उस सभा की अध्यक्ष, उस बैठक की अध्यक्षता जो है आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। आचार्य नरेंद्र देव बहुत ही बड़े विद्वान थे, और उनका मतलब समाजवादी आंदोलन को प्रारंभ करने में उनका बड़ा योगदान था। और उन्होंने मतलब नैतिकता की नई मिसालें भी कायम की। आचार्य नरेंद्र देव 1921 के आसपास शायद इलाहाबाद या इधर आ गए थे, और वकालत करते थे। उसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी के चोरा चोरी कांड में भी मतलब उस आंदोलन में भाग लिया। 1930 के आंदोलन में भाग लिया। 34 में जेल में भी रहे काफ़ी। और 48 में जब देश आज़ाद हो गया, 47 में, और 1942 में बहुत बड़ा रोल था, जेल में रहे 42 में भी। उसके बाद जब 48 में, 47 में देश आज़ाद हो गया, 48 में जब कांग्रेस के दक्षिणपंथी लोगों का दबाव बढ़ा और कहा कि भाई समाजवादी, ये जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी है, ये कांग्रेस के अंदर समाजवादी पार्टी नहीं चल सकती है, या तो आप इसको अलग करो या फिर कांग्रेस में शामिल हो जाओ। इस तरह का दबाव दक्षिणपंथी कांग्रेसियों की तरफ से था, जिसमें बहुत सारे लोग थे खैर उस समय। तो उस समय जो बैठक हुई और सारे समाजवादियों ने ये तय किया कि हम कांग्रेस से अलग होकर अलग पार्टी बनाएंगे, और वो पार्टी का उद्देश्य होगा कि हम सत्ता में नहीं विपक्ष में रहेंगे। उस समय भी आचार्य नरेंद्र देव ने और लोहिया ने शायद कहा था कि नहीं, हम कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए और कांग्रेस में ही हमको काम करना चाहिए। लेकिन बाकी लोग नहीं माने और उन्होंने अलग समाजवादी पार्टी बनाई। जब अलग समाजवादी पार्टी बनाई तो नरेंद्र देव ने अपने, वो विधायक थे उस समय, उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया। बल्कि सारे ही समाजवादी विधायक जितने भी थे उन सब ने इस्तीफा दिया और कहा कि भाई हम तो कांग्रेस के नाम पे जीत के आए हैं, और अब हम कांग्रेस में नहीं है, इसलिए हम विधायक नहीं रहेंगे। फिर चुनाव लड़े, उपचुनाव में हार गए हालांकि, और हराया भी पंत, जो गोविंद वल्लभ पंत जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक धर्म गुरु जो अयोध्या के आचार्य थे उनको खड़ा किया था उनके खिलाफ, और वो
हार गए। खैर हारने के बाद भी कोई बात नहीं, उनको नेहरू जी बहुत ज़्यादा मान देते थे और नेहरू जी चाहते थे कि ये अनअपोज आए, लेकिन गुरु गोविंद वल्लभ पंत नहीं माने। अ, जब नेहरू जी जेल में थे और किताब लिख रहे थे, भारत एक खोज, वो किताब में वो लिख मतलब नेहरू जी खुद ये मानते हैं कि अगर आचार्य नरेंद्र देव मेरे साथ नहीं होते और इनसे मेरी विचार विमर्श नहीं होता, ये अगर मेरे को इस किताब पे सलाह नहीं देते, तो मैं इस तरह की किताब नहीं लिख सकता था। तो आचार्य नरेंद्र देव ने मतलब बहुत ही अच्छा काम उस समय किया था। आचार्य नरेंद्र देव ने उनको, नेहरू जी को काफ़ी एडवाइस किया किताब के ऊपर, बल्कि एक तरह से एडिटिंग ही की। उसका उसके बाद नेहरू जी ने जब ये हार गए चुनाव, तो नेहरू जी ने उनको जो है काशी विश्वविद्यालय का अ, विद्यापीठ काशी विद्यापीठ का वो वाइस चांसलर बनाया। वो लखनऊ के वाइस चांसलर रहे, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। मतलब तीन तीन यूनिवर्सिटी के उस समय वाइस चांसलर रहे। कितना बड़ा व्यक्तित्व होगा ये आप समझ सकते हैं। अच्छा, इनका बौद्धिज्म पर बहुत ज़्यादा काम था। और बुद्ध मतलब खुद तो थे तो ब्राह्मण, और मार्क्सिस्ट थे, बेसिकली मार्क्सवाद से आए थे। लेकिन गांधी जी के संपर्क में आने के बाद वो उन्होंने मार्क्सवाद छोड़ के भारतीय समाजवाद को अपनाने की कोशिश की, और उन्होंने बौद्ध पर बहुत काम किया। तो ये उनकी किताबें भी हैं बहुत सारी। देशभक्ति मतलब राष्ट्रीयता और समाजवाद एक बड़ी चर्चित किताब है उनकी। और बौद्धिज्म पे भी उनकी किताब है, उन पे रिसर्च बल्कि उनका। तो ये सारा और 1956 में उनकी मृत्यु हो गई। अब मैं आपको थोड़ा इंदिरा गांधी के बारे में बात करना चाहता हूँ। इंदिरा गांधी जो देश की प्रधानमंत्री थी 1900, पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद भी इंदिरा गांधी का बहुत नाम चला था प्रधानमंत्री पद के लिए। लेकिन उस समय लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनाए गए, और इंदिरा गांधी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मंत्री बनी। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की 1965 के युद्ध के बाद ताशकंद समझौते के वहां पर ताशकंद में ही उनकी डेथ हो गई थी हार्ट अटैक होने से। या अब उसके ऊपर बहुत सारी मिस्ट्रियां हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहता अभी। कोई कहता है जहर दे दिया और कोई कहता है क्या, मतलब तो उस समय की उन बात को मैं नहीं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। 67 के चुनाव में प्रधानमंत्री रहते हुए उनके 7-8 स्टेट्स से उनकी सरकारें चली गई, कांग्रेस की सरकारें चली गई, और केंद्र में भी उतना अच्छा बहुमत नहीं था। फिर भी उनकी, और उनको प्रधानमंत्री बनाया इसलिए था कि उस समय कामराज जो है अध्यक्ष हुआ करते थे, और वो ये महसूस करते थे कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने से हम अपना राज चला सकेंगे, हम चाहेंगे वैसे। वो मोम की गुड़िया है, बोलती नहीं है कुछ, और इसलिए उसके ऊपर हम अपनी बातें थोप सकेंगे। लेकिन इंदिरा गांधी ने 2 ही साल में उनको दिखा दिया कि वो मोम की गुड़िया नहीं है, और न वो कोई उनकी थोपी हुई बात को मानने वाली है। 69 में हालांकि चुनाव भी हुआ था उस समय, मुरारजी देसाई उनके खिलाफ शायद खड़े हुए थे, और चुनाव शायद नहीं हुआ या हुआ था पता नहीं, मेरे को कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं है। लेकिन उस समय मुरारजी देसाई
को उप मुख्य प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बनाया था शायद, और देश आगे चला। लेकिन वीवी गिरी के इशू पर मतलब जाकिर हुसैन जो राष्ट्रपति थे उनकी डेथ हो गई थी, और तब मतलब नया राष्ट्रपति चुनना था, तो नीलम संजीव रेड्डी का कांग्रेस का उम्मीदवार थे राष्ट्रपति के, और वीवी गिरी ने प्रोटेस्ट किया था कि भाई मैं उपराष्ट्रपति हूँ, और अब तक की ये जो परंपरा है उसमें उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाते हैं, जैसे राधा कृष्णन को बनाया, जाकिर हुसैन को बनाया, वैसे मेरे को भी बनाओ। तो उस पर कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया, लेकिन उन्होंने प्रोटेस्ट किया और वो निर्दलीय खड़े हो गए। और इधर इंदिरा गांधी ने सारे जो ये सिंडिकेट इंडिकेट, दो तरह की कांग्रेस बन गई थी, तो सिंडिकेट कांग्रेस में उस समय मुरारजी देसाई, कामराज, निजलिंगप्पा, एस.के. पाटिल, अतुल घोष, ऐसे कई लोग जो थे वो उस पार्टी में थे। सारे बड़े नेता कांग्रेस के जिनका वर्चस्व था स्टेट्स में, कई कई राज्यों में, जैसे महाराष्ट्र में एस.के. पाटिल, अतुल घोष, वहाँ बंगाल में, और मुरारजी गुजरात में। तो इस तरह से बहुत ज़बरदस्त, तमिलनाडु में कांग्रेस का कामराज, कर्नाटक में निजलिंगप्पा, ये सारे बहुत ही स्टॉलवर्ड नेता थे। इन सब को दरकिनार करते हुए उन्होंने वीवी गिरी को समर्थन दिया इस बात पर कि आप अंतरात्मा की आवाज पर वोट दें और जो सही व्यक्ति है उसको चुनें। इंदिरा गांधी का इतना कहना था कि इंदिरा गांधी वीवी गिरी जीत गए, कांग्रेस का जो अधिकृत उम्मीदवार था वो हार गया, नीलम संजीव रेड्डी, और इस तरह से मतलब कांग्रेस फिर दो भागों में विभाजित हो गई, क्योंकि कांग्रेस का जो नेतृत्व था वो इंदिरा गांधी के खिलाफ था, और इंदिरा गांधी को उन्होंने पार्टी से निकाल दिया। इंदिरा गांधी ने उस समय एक वो बनाई, अपनी इंदिरा कांग्रेस के नाम से नई पार्टी बनाई, और 71 के चुनाव में 2/3 मेजोरिटी से जीत के आई। और उसके बाद बांग्लादेश का युद्ध हुआ, आप सब जानते हैं, पाकिस्तान से जो युद्ध हुआ, बांग्लादेश का विभाजन हुआ, और अमेरिका को अपने निशाने पर लिया इंदिरा गांधी ने। और उस समय मतलब बहुत तगड़ी, बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठा थी इंदिरा गांधी की, और उन्होंने 72 के विधानसभा के चुनाव में बड़ी जीत अर्जित की। कांग्रेस और बाकी सारे विपक्षी दल मिलकर के चुनाव लड़े थे। 71 में चौगुटा बनाया था, लेकिन वो चौगुटा बुरी तरह परास्त हुआ। और फिर लेकिन बाद में इंदिरा गांधी के एक तंत्रीय शासन की तरफ जाते हुए देखकर वहाँ पर बहुत बड़े आंदोलन हुए। बेरोजगारी के खिलाफ छात्रों का आंदोलन था कि गुजरात में आंदोलन हुआ, वो गुजरात इनके हाथ से निकल गया। फिर बिहार में आंदोलन हुआ, जेपी ने मोर्चा संभाला, इधर रेल हड़ताल हुई। तो कुल मिलाकर के ये था कि वो इंदिरा गांधी स्वयं अपना चुनाव राजनारायण के खिलाफ कोर्ट में हार गई। तो उनको इस्तीफा दें या कंटिन्यू करें, इस उधेड़बुन में उन्होंने देश के ऊपर लोग ये आंतरिक आपातकाल लागू कर दिया। ये आपातकाल उनकी जीवन में सबसे बड़ी गलती प्रूव हुआ। उन्होंने सारे जयप्रकाश नारायण और जितने भी संपूर्ण क्रांति के नेता थे, विपक्ष के नेता थे, उन सबको गिरफ्तार कर लिया, और इस तरह से वो अपने बाद में वो सुप्रीम कोर्ट से जीत भी गई, चुनाव जीत गई। लेकिन कुल मिलाकर के ये था कि उस समय परिस्थितियां इतनी खराब हो गई थी कि इंदिरा गांधी उसको संभाल नहीं सकी। और फिर आपातकाल में जो दुर्दशा हुई, काफ़ी लोगों पर अत्याचार हुए, और कोई कुछ बोलता तो जेल में ठूंस दिया जाता। अखबारों ने उस रोज़ खाली एडिटोरियल पेज और
पेज खाली छोड़ करके उसका विरोध किया। लेकिन फिर भी 19 महीने बाद इंदिरा गांधी ने जब ये देखा कि मेरा हो सकता है अब मैं वापस जीत सकती हूँ, इस तरह की स्थितियां है, उनका आंतरिक सर्वे जो बता रहा था, उस पर उन्होंने 19 महीने बाद की घोषणा कर दी। उस समय चुनाव 1 साल आगे बढ़ा दिया था, तो उन्होंने चुनाव की घोषणा कर दी। और चुनाव की घोषणा के बाद ये जो सारे विपक्षी दल थे ये सारे मिल गए, संपूर्ण क्रांति के जितने भी वाहक थे उन्होंने जनता पार्टी बनाई, जिसमें सभी तरह की पार्टियां थी, सारी आइडियोलॉजी खत्म हो गई। जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, भालोद, चरण सिंह वगैरह जितने भी थे, और यहाँ तक कि कम्युनिस्ट पार्टी भी बाहर से समर्थन कर रही थी उसको। सीपीएम समर्थन कर रही थी, सीपीआई तो इंदिरा गांधी के साथ थी, शुरू से ही थी वो। तो इस तरह से मतलब एक कियोस पैदा हुआ, और इंदिरा गांधी खुद अपना चुनाव हार गई, कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई, लेकिन संजय गांधी चुनाव हार गए, लेकिन बुरी हालत में भी वो 154 सीटें जीत के लेके आए। वो साउथ में उनका काफ़ी दबदबा रहा, साउथ से काफ़ी सीटें मिली उनको। तो ये इंदिरा गांधी का था। और फिर इंदिरा गांधी ने 1980 में फिर से मतलब जनता पार्टी टूट गई, और 80 में फिर चुनाव हुए तो वो फिर थम्पिंग मेजोरिटी में जीत के आई। लेकिन उस समय तक ये खालिस्तान बनाओ आंदोलन जो चल रहा था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा वो हुआ। तो भिंडरेवाला कंट्रोल में नहीं आ रहा था, तो भिंडरेवाला को कंट्रोल में करने के लिए अकाल तख्त पर और अपने स्वर्ण मंदिर में सेनाएं भेजी इंदिरा गांधी ने, और ऑपरेशन ब्लू स्टार किया। उससे ये हुआ कि भाई वो इंदिरा गांधी को मतलब वहाँ से खाली तो करा दिया, स्वर्ण मंदिर को तो खाली करा दिया, वहाँ पे पंजाब में शांति करा दी। लेकिन 1984 में कि सुबह उनके ही एक सिख अंगरक्षकों ने, बॉडीगार्ड जो थे उनके, उनको हटाने के लिए कहा भी था उनको, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो कुछ नहीं होगा ऐसा, और उन्होंने उसको गोली मार दी और उनकी हत्या हुई। इसके पहले उन्होंने अपने दृढ़ निर्णय से बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, गरीबी हटाओ का नारा लगा करके काफ़ी लोगों को काम, इंदिरा आवास और वो भी किए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, गेहूं का भी राष्ट्रीयकरण किया था उस समय, बाद में खोल दिया, लेकिन कोयले का राष्ट्रीयकरण किया, और कई पीयूसी मतलब पब्लिक सेक्टर में कई कम फैक्ट्रियां लगाई। बांग्लादेश में का मुक्ति आंदोलन तो हुआ ही, परमाणु परीक्षण भी किया 1974 में उन्होंने, और ये एक आत्मनिर्भरता की कदम था। और सिख विरोधी दंगों के में वो काला धब्बा था, 3 सिख लोगों ने मिलकर के उनके ऊपर गोली चला दी और उनके सामूहिक मतलब उनकी हत्या कर दी गई। उनकी शहादत हुई। बाद में राजीव गांधी वो बने, प्रधानमंत्री बने। लेकिन ये मतलब उनको इसलिए भी याद किया जाएगा कि उन्होंने बांग्लादेश जैसा एक अलग देश बना दिया, उन्होंने सिक्किम को भी मिलाया भारत के अंदर। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनको उनको उनके पक्ष में हैं, लेकिन ये जो उनका एक तंत्रीकरण करने की जो कोशिश थी और आपातकाल लगाने का जो वो काम किया, वो उनके पूरे करियर में दाग दाग है और दाग रहेगा, वो हटाया नहीं जा सकता। उन्होंने लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश की और एक तंत्रीय शासन व्यवस्था लागू करने की कोशिश की, लेकिन वो लोकतंत्र थी इसीलिए उसने चुनाव करवाया, लेकिन वो ये सोच कर करवाया कि मैं फिर जीत जाऊंगी, और जीत जाऊंगी तो फिर मैं अपने तरह से काम करूंगी। तो ये उनके भारी पड़ा। तो ये तीनों जो हस्तियां हैं, ये तीनों श्रद्धांजलि और नमन तीनों को। और हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप लाइक करें, फॉरवर्ड करें,
और लोगों को भी बताएं कि, और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल महावीर संता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी और वीडियो के